हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे अपने एक नई क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है ना। उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ट्रूटी पढ़ी थी शायद। तो अब उससे आगे का रेजुलेशन पढ़ा था, उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि अभी कुछ बच्चों के अभी एडमिशन रह गए हैं, कुछ बच्चों को अभी कॉलेज नहीं मिला है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ना, उसका मैं बताता हूँ। देखो, 6 राउंड की जो काउंसलिंग है वो आ जाए है तो उसमें आपका हो जाए, मतलब 6 की जो है उसमें आप कर लीजिए। 7th के भरोसे मत रहिए, ठीक है ना। अब जितने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया उतना मिल चुका है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज है, सारी फीस सीटें जल्दी फुल हो जाती हैं गवर्नमेंट में, आपको पता है। तो एंड तक गवर्नमेंट कॉलेज का रहना इतना थोड़ा संभव नहीं है। हाँ, होती भी है, ऐसी बात नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, पर क्या कहते हैं, 6 में ही आप अपना कर लीजिए। बाकी की 7th काउंसलिंग के अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना भरोसे मत रहिएगा। बाकी की आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अब आपको एडमिशन लेना ही है जब पॉलीटेक्निक करना है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, फालतू के आप टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा ही होगा आपके साथ। भरोसा रखिए अपने आप पर, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी है ना। और स्टेबिलिटी जो क्षेत्र में होता है वो सेंसिटिविटी का विलोम होता है। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि ये सेंसिटिविटी का मतलब विलोम का मतलब जैसे कितना सेंस कर रहा है हमारा जो वोल्ट मीटर एम्प मीटर है, कितना, हाँ, करीब तक सेंस कर रहा है वो, ठीक है ना। मतलब तुरंत हमने वोल्टेज चेंज किया, तुरंत हमने वोल्ट मीटर में वोल्ट चेंज किया। जैसे क्या कहते हैं आपका, हमारा जो वोल्ट मीटर है, इसमें आ रहा है आपका मान लो 10 वोल्ट, ठीक है ना। 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन सप्लाई से, ये हमारी इनपुट की सप्लाई है, ठीक है ना, यहाँ से हम अगर हम चेंज करते हैं 9 वोल्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 9 वोल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी 9 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी है ये सेंसिटिविटी का विलोम होता है, मतलब उल्टा होता है ना। अगर आपका यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ से उल्टा चेंज होगा, ठीक है ना। अभी को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। स्टेबिलिटी जो होता है वो सेंसिटिविटी का विलोम होता है, और स्टेबिलिटी है ना इज इक्वल टू 1 अपॉन सेंसिटिविटी होता है, ठीक है ना। यहाँ आप सेंसिटिविटी रख दोगे तो स्टेबिलिटी आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। मतलब उल्टा होता है, उसमें एकदम एक्यूरेट दिखाता है, इसमें एक्यूरेट होने पर पता नहीं चलता है, बस ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रुटि की, एरर क्या होता है हमारा। तो एरर के बारे में हम बात करते हैं। एरर होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू, है ना, मापित मान तथा ट्रू वैल्यू वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, मतलब सॉरी त्रुटि कहा जाता है, ठीक है ना। एरर बराबर है ना एम बी माइनस टी बी। एम बी का मतलब आप समझ गए, मेजर्ड वैल्यू हो गया, और टी बी का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। मतलब जो आपने मेजर कर ली है ना। मेजर्ड वैल्यू का मतलब तो जैसे कि हो गया जो आपने जैसे कि एम मीटर वोल्ट मीटर से मेजर करी, तो वो आपकी क्या कहते हैं मेजर्ड वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और ट्रू वैल्यू जो आपकी आ रही है इनपुट सप्लाई में, ठीक है ना, जो आपकी आ रही है, जो आप वोल्ट मीटर को दे रहे हो, मान लो आपकी बाहर से आ रही है 10 वोल्ट, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर आपका दिखा रहा है 9 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपने मेजर करी, वो क्या हो गया हमारा वोल्ट मीटर से मेजर करी, और जो बाहर से आ रही थी हमारी 10 वोल्ट, वो क्या है हमारी ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, है ना, जो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू थी 9 - 10, तो हमारा आएगा -1। वैसे माइनस होता नहीं है, पर क्या कहते हैं इसमें मतलब 1 आ रहा है, तो क्या कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 की त्रुटि आ रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और जैसा कि देखो ये उदाहरण भी दे रखा है, स्टैटिक एरर, है ना। जैसे कि देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा वोल्टेज एमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 20 एम्पियर की सप्लाई आ रही है वास्तविक, और वो जो मीटर है वो हमारा 19.5 नाप रहा है, ठीक है ना। जो इसका अंतर जो निकला है वो 0.5 माइनस निकला है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। रिलेटिव है ना, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। और रिलेटिव का फॉर्मूला है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे देख लीजिए, ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, है ना, त्रुटियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। अब पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर, है ना।
रेंडर एरर है ना, ग्रॉस एरर, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना, इन्वायरमेंट एरर है ना, और ऑर्गेनाइजेशन एरर हो गया, ठीक है ना हमारा, और ये हो गया इम्प्रूवमेंट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेट एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन, तो एरर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायनेमिक एरर और स्टैटिक एरर। वो तो हमारे जो ऊपर बताया था वो मैंने एरर के प्रकार थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो डायनेमिक एरर और स्टैटिक एरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात, ये तो मैंने आपको बता दी कि जो एरर थे वो ऊपर नीचे हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, आपके जो चीज़ें ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में, ठीक है ना। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है ना। एक सेकंड, ये खुल क्यों नहीं रहा है, अरे यार खुल जा। तो हम बात करते हैं व्यवस्थित त्रुटि, है ना। त्रुटियां, सिस्टमेटिक एरर, वे सभी त्रुटियां जो किसी क्रम या अथवा है ना पद्धति पर निर्भर करती हैं और इन्हें उस पद्धति को है ना सिद्धांत अनुसार है ना सुधारा जा सकता है ना, व्यवस्थित त्रुटियों कहलाती है। इन्हें हम क्रमबद्ध त्रुटियां या एक सेकंड त्रुटियां, फिक्स एरर आदि के नामों से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और या तो नियत मान होती है या फिर एक समान तरीके से परिवर्तित होती है। ये त्रुटियां प्रत्येक एक सेकंड प्रत्येक मापन क्रिया वाल काल में अपने आप ही अनियमित रूप से होती रहती हैं और हाँ, व्यक्तिगत आदतों के कारण भी ये त्रुटियां एक ही रूप में होती हैं। कई बार ये त्रुटियां प्रयुक्त मापयंत्रों के कारण भी उत्पन्न होती हैं और इन्हें मापन जैन त्रुटियां और इन एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट टू भी कहते हैं, अला अथवा दुष्पूर्वक अशांक और मापन के कार्य में प्रयुक्त पद्धति भी इसी प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती है। ये भगवान आप कह रहे होंगे ये सर क्या पढ़ा रहे हो, इतना लंबा आपने पढ़ा दिया। शॉर्ट में बताता हूँ, ये देखो कितना लंबा है ना, कितना लंबा है, कितना लंबा है। सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना, इसको आप पूरे को पहले पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि ये मतलब क्या है इसका। इतनी देर रामायण हमने पढ़ ली, इसका मतलब समझिए। देखो ऐसा होता है, जो हमारे जो वोल्ट मीटर होते हैं, एम्प मीटर होती हैं, इनमें क्या होता है, जो खराबी होती है, खराबी का मतलब त्रुटि, त्रुटि समझ गए आप। जैसे कि ये है हमारा, मान लो ये हमारा एम्प मीटर है, ठीक है ना, और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एम्प मीटर हमारा नाप रहा है 10 एम्पियर की धारा, ठीक है ना, और ये जो वोल्टेज है हमारा नाप रहा है, ये हमारा 5 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट, ठीक है ना, ये ऐसे नाप रहे हैं, ठीक है। अब मान लो है कि ये तो अपना देखो नाप रहा है सही, ठीक है, दोनों ही अपना सही से नाप रहे हैं। अब मान लो अगर कल को इस मीटर से मैं दोबारा मेजर चेक करूँ वैल्यू, तो ये नाप रहा है ना 9 एम्पियर, ठीक है ना, और इससे चेक करूँ तो ये हमारा 6 वोल्ट ही नाप रहा है, ठीक है ना, ये हमारा 6 वोल्ट ही नाप रहा है। ये हमारा क्या नाप रहा है, ये हमारा 6 वोल्ट नाप रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ये जो हमारा जो एम्पियर मीटर है ना, इसमें त्रुटि आ गई है। त्रुटि का मतलब ये त्रुटि कैसे आई है, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से त्रुटि आई है। सिस्टमेटिक तरीके से कैसे त्रुटि आई है, ऐसा होता है सिस्टमेटिक तरीके से मतलब इसका खुद का सिस्टम जो है, मतलब कोई वोल्ट मीटर एम्पीमीटर है, वो अगर कोई अंदर खराब उसके अंदर कोई खराबी आ गई है, तो हमारी सिस्टमेटिक त्रुटि हो गई। अब दूसरी त्रुटि क्या होती है, दूसरी त्रुटि जो हम इसका मतलब ध्यान नहीं रखते देखभाल, या मतलब हमारे का गलतियों के कारण भी त्रुटि आ जाती है, ठीक है ना। हमारी गलतियों के कारण भी त्रुटि आई थी, कभी कभी हमें रीडिंग लेने में भी गलती कर देते हैं, तो वो भी एक त्रुटि कहलाती है, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक के अंदर कई सारी त्रुटि आती हैं, हमारे कारण भी इसमें कमी आ जाती है, और जो इसके जो खुद के जो काम करने का जो वो है सिस्टम, उसके कारण भी कभी कभी खराबी आ जाती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस कारण सारी एम्प मीटर और वोल्ट मीटर में हमारी जो भी होती है त्रुटियाँ आती हैं, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये जो टूटियाँ मतलब तो आप समझ गए, जो मतलब खराबी होती है एक तरह से गलत वैल्यू देना, ये सारी चीज़ें हमारी त्रुटि होती है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ गलत वैल्यू, खराबी, जितने भी कारण हैं, हमारे कारण भी आते हैं। और ऐसा भी नहीं है, एनवायरनमेंट, मौसम के कारण भी आते हैं, मौसम के कारण भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौसम के कारण किस प्रकार से आते हैं। और जो सिस्टमैटिक जो वोल्टमीटर एमीटर आपका जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका जो अंदर से सिस्टम है, वो काम करते करते कभी कभी उसमें भी खराबी आ जाती है, तो वो भी एक हमारी त्रुटि हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें इस रामायण में लिखी हुई थी, वो आप बाकी की पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं हो तो एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ जल्दी में। वे सभी त्रुटियां जो किसी क्रम अथवा या पद्धति पर निर्भर करती है, और इन्हें इस पद्धति को सिद्धांत अनुसार सारा सुधारा जा सकता है। मतलब ये जो हमारी त्रुटि है, इसको हम सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिस्टमैटिक तरीके से टूटी आई है तो शायद वो सुधर भी सकती है, ठीक है ना। और सुधारा जा सकता है। व्यक्तिगत त्रुटियाँ कहलाती हैं, है ना। इन्हें क्रमबद्ध त्रुटियाँ, नियत त्रुटियाँ या फिक्स आदि के नामों से भी जाना जाता है। ये त्रुटियों को या तो नियत मान ही होते हैं, या फिर एक समान तरीके से परिवर्तन होती हैं, है ना। ये त्रुटियाँ प्रत्येक मापन क्रिया, है ना, काल में अपने आप ही अनियमित रूप से होती रहती हैं। आपको पता है, देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया था, त्रुटि है, खराबी है, अपने आप होती रहती हैं, ठीक है ना। तो अपने आप होती रहती हैं। और जब भाई कोई भी चीज़ है, देखो अपने आप खराब हो सकती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। नियत मान की ये होती है, एक समान तरीके से परिवर्तन होती रहती हैं। त्रुटियाँ प्रत्येक मापन क्रिया काल में अपने आप ही अनियमित रूप से होती रहती हैं। व्यक्तिगत आदतों के कारण भी ये त्रुटियाँ, है ना, एक ही रूप में होती हैं। अब हमारे कारण भी त्रुटियाँ आ सकती हैं। अगर हम हैं वैल्यू लिखने में गलती कर रहे हैं, है ना, अगर माप रहा है 10 एम्पियर, हमने लिख लिया 8 एम्पियर, तो एक हमारी तरफ से भी त्रुटि हो गई, गलती हो गई, ठीक है ना। कभी कभी हमने एम्प मीटर, वोल्ट मीटर, जो हमारे बड़े बड़े पैनल हैं, उनका ध्यान नहीं रखा, ऐसे ही ऐसे मतलब छोड़ दिया, ध्यान से वो नहीं दिया जगह, समय समय पर उनको चेंज ही नहीं किया एम्प मीटर, वोल्ट मीटर को। तो और तो वो जाहिर सी बात है, तो खराब होंगे तो गलत त्रुटि, गलत वैल्यू बताएंगे तो त्रुटि तो आनी है ना। और हमारे कारण से मतलब व्यक्तिगत, मतलब हम लोग जो लोग हैं, हम लोगों के कारण से भी त्रुटियाँ, खराबी आ सकती हैं। और कई बार ये त्रुटियाँ प्रत्येक मापने यंत्रों के कारण भी उत्पन्न होती हैं। मतलब मापी यंत्र आप समझ, जैसे वोल्ट मीटर, एम्प मीटर, है ना, इनमें कोई खराबी आ जाती तो इनके कारण भी त्रुटियाँ, जो दिक्कतें वो आ जाती हैं, है ना। तो इन्हें जय त्रुटियाँ या बोल्ट इन एरर या इंस्ट्रूमेंट के भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा दुष्पूर्वक अशंक, है ना, अंशांक और मापन के कार्यों में भी प्रयुक्त पद्धतियों में भी इस प्रकार की त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी की मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है ना, कि सिस्टमैटिक त्रुटि क्या होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी की आप एक बार से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, ये एक ही सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक एरर है जो इंस्ट्रूमेंट के किसी भी पार्ट में आता है ना। किस भी पार्ट में आना, चलो मैं समझाता हूँ इसका मतलब भी, है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। ये हमारा एक वोल्ट मीटर है, ये हमारा पेन, और ये हमारी सुई लगी हुई है, अरे यार, है ना। तो ये हमारा नापता है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। और ये हमारे दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें जो काफ़ी सारे पार्ट लगे होते हैं, जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कॉइल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना। काफ़ी सारे इसमें पार्ट लगे रहते हैं। आपने इस प्रकार का कुछ मीटर देखा होगा, तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट लगे रहते हैं। पार्ट का मतलब हो गया, इसमें कॉइल लगी रहती है, ठीक है ना, आगे आपको पढ़ाऊंगा कॉइल। और मैग्नेट लगी रहती है, ठीक है ना। और जो स्केल होता है ना, और हमारी स्प्रिंग होती है, ठीक है ना। और काफ़ी सारी इसमें जो पार्ट लगे रहते हैं, अगर उनमें दिक्कत आ रही है, जैसे इसमें स्प्रिंग भी होती है, क्या होता है इसमें, स्प्रिंग भी होती है इसमें। और हमारे इसमें चुंबक भी होती है, मैग्नेट भी होती है, कॉइल भी होती है इसमें। अगर इनमें 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 किसी में भी दिक्कत आया है, तो ये हमारी कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इनमें से किसी में भी दिक्कत आएगी, रीडिंग गलत नापेगा, सिस्टमेटिक एरर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है ना। तभी तो इसमें लिखा है पार्ट में भी आता है। पार्ट का मतलब क्या है भाई, जैसे इसमें जो पार्ट लग रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग लग रही है
है ना, और कॉइल लग रही है, मैग्नेट लग रही है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट में भी इसके भाई जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ चल रही है तो उसके पार्ट में अगर दिक्कत आएगी तो भाई उसको तो खराब होगी, ठीक है ना। आप इतना तो समझदार है, अच्छे से जानती हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब था। तो ऐसे ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरी हो सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, जो एक ही सिस्टमेटिक एरर में जो इंस्ट्रूमेंट के किसी भी पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं घर्षण त्रुटि, है ना, फ्रैक्शन एरर, ठीक है। ब्रिंक और ब्रिंक के खराब सॉरी एक सेकंड, हाँ, बेरिंग के खराब होने के कारण भी, है ना, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। बेरिंग, अब आप कहोगे सर बेरिंग बेरिंग पंखे वाली बेरिंग, पंखे वाली बेरिंग, हाँ उसमें भी देखो चलो पंखे वाली बेरिंग भी, चलो आपको एक मैं थोड़ा समझाता हूँ। उदाहरण ले लेता हूँ, चलो क्या जा रहा है, एक सेकंड, दो से दो 1 मिनट में। अब पंखे वाली जो बेरिंग है, आपका जो फैन होता है, ठीक है ना, देखो मेरा पढ़ाने का जो पर्पस है वो बहुत अलग तरीके से है, और टीचर और यूट्यूबर से पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा हूँ उनसे, है ना। पर मैं थोड़ा खुल के पढ़ाता हूँ, खुल के पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए, आपको लगे कि हाँ हम डिप्लोमा पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ये लगे कि नहीं सर एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, पास होंगे, ऐसा एग्ज़ाम के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, किताब है, क्वेश्चन बैंक है, फलाना सारी चीज़ें हैं। मेरे पास आए हो प्रैक्टिकली होके चिंतित होके पढ़ोगे। हाँ तो भाई, घर्षण त्रुटि, फ्रैक्शन एरर, ठीक है ना, बेरिंग के खराब होने के कारण भी फ्रैक्शन आता है। अब देखो इस पंखे के उदाहरण से समझा देता हूँ। आपका पंखा है, आपको पता है उसमें क्या कहते हैं, बेरिंग लगी रहती है, क्या लगी रहती है, बेरिंग लगी रहती है। उसकी बेरिंग खराब होती है, पंखा आवाज़ करने लग जाता है, ठीक है ना, उसमें पंखा आवाज़ करने लग जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, कभी कभी पंखा आपका आवाज़ करने लग जाता है, तो आप अपनी मम्मी पापा से कहकर या उस पंखे को ठीक करवाते होंगे बाहर इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर, तो वो बताता है कि बेरिंग खराब है। बेरिंग खराब है तभी इस कारण पंखा आवाज़ करता है, ठीक है ना। कभी कभी पंखा चलता भी नहीं है, नट टाइट हो जाता है, तो बेरिंग क्या होती है, बेरिंग के खराब होने से देखो आपके पंखे में त्रुटि आई नहीं आई टूटी, खराबी आई, खराबी का मतलब क्या है, टूटी। अब देखो बेरिंग खराब हुई, पंखे में टूटी आई, आपने ठीक कराई, तो वो क्या हो गई हमारी, एक तरह से एरर ही तो हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या हुआ, बेरिंग फ्रैक्शन आ रहा है, पंखा आपका ठीक से चल नहीं रहा है, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या, फ्रैक्शन का मतलब है घर्षण, घर्षण का मतलब आपका पंखा चल रहा है, उसमें क्या हुआ, उसकी जो बेरिंग खराब हो गई, बेरिंग खराब हो गई। अब वो क्या कर रहा है, बहुत वैसे चल रहा है, आवाज़ करके खाएँ खाएँ, किस-किस ऐसी आवाज़ करके। तो किस-किस वो ऐसी-ऐसी आवाज़ करके टाइट चल रहा है, ठीक है ना? टाइट भी चलेगा भाई, बेरिंग खराब हो गई है, किस-किस ऐसे करके आवाज़ चल रहा है, तो वो क्या हमारे घस रहा है, आपको घर्षण कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है, उसकी बेरिंग खराब होने से हो रहा है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, है ना? तो अब बात करते हैं, देखो पंखे वाला उदाहरण तो मैंने समझा दिया कि आपको पहले, है ना, फ्रैक्शन एरर क्या होता है, ये तो मैंने समझा दिया। अब इसे वोल्ट मीटर, एमीटर जो हमारे जो मापन यंत्र है उसके उससे कैसे जोड़ेंगे? उसमें भी देखो बेरिंग होती है। बेरिंग का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि स्प्रिंग होती है, ये हमारा एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, है ना? अरे यार बहुत देर से चौखट वाला ही बना रहा हूँ, गोल मील ले लेते हैं, है ना? तो इस प्रकार का कुछ हमारा एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है ना? और इसमें हमारे क्या कहते हैं, वो लगे रहते हैं पार्ट, ठीक है ना, पार्ट लगे रहते हैं। तो क्या होता है इसमें, वायरिंग वायरिंग भी लगी होती है यहाँ पे। वायरिंग में आगे आपको पढ़ाऊँगा, तो वो वायरिंग क्या करती है, इसको जो हमारा पॉइंटर होता है, यानी इस तरह से स्प्रिंग होती है, जो पॉइंटर होता है, अगर इसमें जो वायरिंग है ना, अगर वो ख़राब हो जाती है तो हमारा जो पॉइंटर है वो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। तो ठीक से काम नहीं करता है, तो ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको पता है गलत रीडिंग नापेगा, गलत रीडिंग नापेगा तो क्या होगा हमारे, गलत रीडिंग नापेगा तो ज़ाहिर-सी बात है त्रुटि आ गई, है ना। गलत रीडिंग नापी समझो त्रुटि आ गई, बस और क्या। तो यही है हमारे, देखो जो हमारे जो मीटर है, मीटर वोल्ट मीटर जो भी हमारे मीटर हैं, अगर इनमें क्या कहते हैं बेरिंग ख़राब हो जाती है तो ये जो पॉइंटर है ये गलत रीडिंग नापता है, गलत रीडिंग नापता है तो समझो टूटी आ गई, और टूटी, है ना, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, फ्रैक्शन टूटी कहलाती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गई है ना, एक ही टॉपिक को 5 मिनट दे दिया मैंने। अब बात करें एनवायरनमेंट एरर, ठीक है ना, एनवायरनमेंट एरर ये एक ऐसा एरर है जो तापमान या टेम्परेचर की, है ना, अदात या ह्यूमिडिटी दाब प्रेशर के कारण भी आता है, ठीक है ना। तो अब कहोगे सर ये क्या है, अरे यार ऐसा, मैं देखो मैं बताऊं, एरर जो एनवायरनमेंट एरर है, जो हमारा जो पर्यावरण की सॉरी जो पर्यावरण की जो हमारा एरर है, ठीक है ना, पर्यावरण के कारण जो हमारे एमीटर वोल्ट मीटर में त्रुटियाँ आ जाती है। अब जैसे कि देखो मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण समझाता हूँ, है ना। आपके घर में समरसेबल लगी होगी, समरसेबल लगी होगी, उसका पैनल लगा होगा जिससे आप समरसेबल को
बंद चालू करते हो, किसी किसी के घर में नहीं भी लगी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो उससे कि जिसके घर में लगी होगी वो समझ सकता है कि हम बंद चालू करते हैं, तो उसको वो पैनल होता है, उसमें एक एमीटर भी लगा देता है। देखो कुछ इस प्रकार होता है, समरसेबल का आपका पैनल इस प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, एक एमीटर भी लगा देता है, एक वोल्ट मीटर भी लगा देता है, ठीक है ना। एक एमीटर भी लगा देता है और एक हमारा वोल्ट मीटर भी लगा देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब आप कभी-कभी देखते हो कि हमारा एमीटर जो है काम नहीं करता है, इसका जो पॉइंटर है वो बीच में रुक जाता है, ठीक है ना। बॉय बीच में रुका रहता है, चाहे पैनल आपका बंद हो चालू हो, कोई मतलब नहीं, बीच में रुका हुआ है। वोल्ट मीटर की आपका शुरू-शुरू में काम करता है, ये भी आगे चल के बंद हो जाता है, बीच में रुक जाता है, चाहे आपका पैनल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। तो ये क्या है हमारा, ये जो हमारा जो अब ये क्या है, आपको पता है जो सबमर्सिबल होती है और जो आपकी जो जो पैनल होते हैं वो अधिकतर भारी लगाए जाते हैं, ठीक है ना, भारी लगाए जाते हैं। तो भारी क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कारण, ये एटमॉस्फेयर के कारण, जो पर्यावरण के कारण इसमें हवा, सीलन, धूल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं पर्यावरण की, है ना? धूल, सीलन, है ना? और हमारी जो वाष्प होती है ना? तो ये सारी चीज़ें इसमें चली जाती हैं। आपको पता है अब जो ये सारी चीज़ें गई नहीं, नमी, हाँ, एक तरह हमारी जो नमी होती है वो भी गई। अब आपको पता है ये सारी चीज़ें गई, भई ये तो पॉइंटर है ना? एक इलेक्ट्रिकल छोटा इंस्ट्रूमेंट है ना? कॉइल वाला इंस्ट्रूमेंट है, हाल पकड़ लेगा, खराब हो जाएगा, त्रुटि आ जाएगी। तो यही होता है हमारा, ठीक है ना? अब जिसके घर में पैनल नहीं है, तो वो एक अंदाज़ा लगा ले, ठीक है ना? तो ऐसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मीटर होते हैं, इनमें नमी और इन सारी पर्यावरण से जितनी भी ये चीज़ें हैं, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें अगर इनके अंदर चली जाएँ, तो इनको नुकसान कर सकती हैं, ठीक है ना? भाई ज़ाहिर-सी बात है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, है ना? अगर जाएँगी, है ना? आप तभी तो कहते हैं अपने मोबाइल को पानी से दूर रखो, सीलन से दूर रखो, इन सारी चीज़ों से दूर रखो, है ना? तो इसी कारण कहते हैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, अब पढ़ते हैं हम ऑब्जर्वेशन एरर, ठीक है ना? हाँ, जिसके दिखाने में या हमासे क्या लिखा है? 1 सेकंड, पता नहीं ये लिखने में उन्होंने मिस्टेक कर दी है, 1 सेकंड। हमेशा की जगह उन्होंने हमासे कर, चलो कोई ना, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जिसके दिखाने में या हमेशा देखने में गलती होती है, उसे हम ऑब्जेक्शनल एरर भी कहते हैं। आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को। ऑब्जेक्शन एरर का मतलब हो गया, मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो थोड़ा नोट्स गलत बन गए हैं, जो स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सही नहीं है ना? तो मैं आपको अपने मुँह से ही समझा देता हूँ, ठीक है ना? कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो समझ लो। तो मान लीजिए हमारा वोल्ट में एम मीटर है ना? मान लीजिए हमारा एम्पियर मीटर है, इसमें सॉरी 1 मिनट, इसमें आ रहे हैं 50 एम्पियर, 50 एम्पियर नाप रहा है ये, ठीक है ना? ये 50 एम्पियर नाप रहा है। अब 50 एम्पियर नाप रहा है, तो 50 एम्पियर जो ये नाप रहा है, तो अगर हम जाएँ, अब हमको साहब बोले कि साहब इसमें क्या कहते हैं, इसकी रीडिंग नोट करके लाओ। अब मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करने गए, तो वहाँ एम्प मीटर लग रहे हैं, एम्प मीटर में आपको किसी ने कहा कि इसकी रीडिंग नोट करके लाओ। अब इसमें बोल रहा है 50 एम्पियर और आप नोट कर लाए 48 एम्पियर, ठीक है ना? 48 एम्पियर, है ना? 49 एम्पियर, ठीक है ना? तो भैया ये क्या है? ये तो आपने गलत नोट कर ली। तो आपने गलत ऑब्ज़र्व किया, आपने गलत ऑब्ज़र्व किया। अब जो ऑब्ज़र्व हो गया, ये देखो यही हमारा हो गया, है ना? ऑब्ज़र्व एरर, ठीक है ना? तो इसी को हम बोलते हैं कि जिसके दिखाने में, हमेशा देखने में गलती होती है, उसे हम, है ना, ऑब्जेक्शनल एरर भी कहते हैं, ठीक है ना? तो यही हम गलत ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो यही हमारा ऑब्जेक्शनल एरर भी कहलाता है, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। कितना रह गया है? 1 सेकंड हमारा, अभी तो थोड़ा-सा और है। देखता हूँ, चलो इतना तो कर ही दिया। रैंडम एरर देखते हैं अब हमारा ये क्या है? यहाँ तक तो आपका पढ़ा दिया, अब रैंडम एरर की बात करते हैं। ये त्रुटियाँ है ना? ये त्रुटियाँ अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने में कारण इसलिए इसकी संख्या अधिक होती है। इनका पूर्व नाम लगाया कठिन होता है, ठीक है ना? और इन त्रुटियों को, है ना, संयोगिक त्रुटियाँ या रैंडम, है ना,
अक्षांश त्रुटियां या एक्शन सॉरी क्या लिखा है ये, अप्रत्यक्ष त्रुटियां भी या इनडायरेक्ट एरर्स भी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इन त्रुटियों को सबसे बड़ी है ना विशेष ये भी होता है कि परस्पर कैंसिल भी हो जाती हैं और इस प्रकार की इनकी संख्या कुछ कम भी हो जाती है। हे भगवान, एक सेकंड रुकिए। देखो ये जो त्रुटियां है हमारी, ये रूप से, ये जो त्रुटियां होती है ना, अतप्रत रूप से उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना, अतप्रत रूप से उत्पन्न होती है। इनके उत्पन्न होने के कारण ही इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है। इनके पूर्व नाम लगाया कठिन होता है। मतलब मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, रैंडम एरर का मतलब हो गया अचानक उत्पन्न हो जाना। अचानक उत्पन्न हो जाना, अचानक उत्पन्न का मतलब सर देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अरे है, ये क्या बात है। जैसे कि हमारा ये एम मीटर है ना, ये हमारा एम मीटर है, वोल्ट मीटर मान लीजिए, एम मीटर बहुत देर से ले रहा हूँ। ये हमारा इसमें आ रहा है, हमारा है मान लो ये हमारा, इसमें हम 10 वोल्ट नाप रहे हैं। ठीक है ना, 10 वोल्ट नाप रहा है। तो इसमें अचानक बहुत सारी त्रुटियां उत्पन्न हो गई, कभी ये नापने लग गया 9 वोल्ट। ठीक है ना, अब इसमें एकदम अचानक से जो खराबी आ जाए, दिक्कत आ जाए, है ना, त्रुटियां उत्पन्न हो जाएं, तो जो हमारी अचानक होती हैं बहुत सारी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है ना, अभी आगे और पढ़ाता हूँ। ये त्रुटियां अतप्रत रूप से उत्पन्न होती हैं। इनके उत्पन्न होने के कारण होते हैं, है ना, इसलिए इनकी संख्या अधिक होती है ना, इनकी संख्या अधिक होती है। और इसका पूर्व जो लगाया कठिन होता है। इन त्रुटियों को, है ना, संयोजित त्रुटियां या रैंडम अक्षमित त्रुटियां या एक्शनल एरर्स भी, अप्रत्यक्ष त्रुटियां या इनडायरेक्ट एरर्स भी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इन त्रुटियों को सबसे बड़ी विशेष ये भी है कि परस्पर नियर कैंसिल भी हो जाती है और इस प्रकार की संख्या कुछ कम हो जाती है। मतलब ये है कि इनकी जो त्रुटियां हैं वो ज़्यादा होती हैं, ख़त्म तो प्रॉपर नहीं हो सकती इनकी खराबी। अभी मैंने आपको बताया था कि अचानक में बहुत सारी त्रुटियां आ गई, बहुत सारी खराबी आ गई। कम हो सकती है पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। ये कहने का मतलब है, और ये कहलाती है रैंडम एरर। बाकी की आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर ये भी लैंग्वेज आपको समझ में ना आए तो दूसरी वीडियो बना कर डाल दूंगा। ठीक है ना। मैं और बताओ और क्या कर सकते हैं। अब हमारा कितना रह गया है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ख़त्म करता हूँ पढ़ा के, है ना। तो हम बात करते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और, एक सेकेंड, प्राथमिक उपयंत्र, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, है ना, और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट दो नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है ना। वे उपयंत्र जो मापे जाने वाली राशि को उपयंत्र के, है ना, स्थिरांक या कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट तथा इनके बीच, है ना, विक्षेप में सूचित करते हैं। इन उपयंत्रों को किसी अन्य उपयंत्र में, है ना, कैलिब्रेशन या तुलना की आवश्यकता नहीं होती है। इन उपयंत्रों का प्रयोग केवल, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण के लिए भी किया जाता है। एक सेकंड उदाहरण में स्प्राइज, है ना, टेंजेंट, है ना, गैल्वेमीटर इस प्रकार के उपयंत्र हैं। उदाहरण में जो धारा का मान, है ना, विक्षोभित कोण या स्पाइक प्रयोग में भी किए जाते हैं। तार, है ना, अध्याशित तीन बर्तन या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के रूप में भी मापा जाता है। देखो मैं बताऊं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक तरह से, जो हमारे जो गैल्वेमीटर हो गए, है ना, इनमें कैलिब्रेशन बहुत कम होता है ना, मतलब कैलिब्रेशन की आवश्यकता, है ना, नहीं पड़ती है इनमें। ठीक है ना। और इन उपयंत्रों का प्रयोग केवल, है ना, स्टैंडर्ड जो हमारे एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है ना। बाकी की अभी आगे आपको, और या आप इसके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे, इसमें अभी जितना मैं समझाऊंगा ये आपकी समझ में भी यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है ना। बाकी के आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। अभी आपको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि के उपयंत्र की, है ना, स्थानांतरित या कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट तथा उसके बीच, है ना, विक्षेप में सूचित करते हैं। और इन उपयंत्रों को किसी अन्य उपयंत्रों से कैलिब्रेशन या तुलना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इनको हम किसी अन्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हम नई इनको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना। एक हमारे जो कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब एक तरह से हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। और जैसे कि अब हमारे कौन-कौन जो हमारे होते क्या हैं, जैसे कि जो हमारे टेंजेंट होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए भी होता है। तो ये सब हमारे क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट द्वितीय उपयंत्र, वे उपयंत्र जो किसी, है ना, जिनके द्वारा मापी जाने वाली राशि के परिणाम या मैग्नीट्यूड को विक्षेप द्वारा सीधा मापा जाता है। इन उपयंत्रों को, है ना, प्रयोग करने से पहले ही इनका किसी भी निरपेक्ष या उपयंत्र या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैलिब्रेशन किया जाता है। ये 3 प्रकार के होती हैं, है ना, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखो, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट द्वितीय उपयंत्र आपको आगे डिटेल में पढ़ना होगा, आपको बता देता हूँ फिर भी। ये देखो, इनसे हमारी वैल्यू जो है वो सीधे नाप ली जाती है, ठीक है ना। ये वे उपयंत्र होते हैं जिनके द्वारा मापी जाने वाली राशि को, जो मैग्नीट्यूड है वो, है ना, विक्षेप द्वारा सीधा मापा जा सकता है। सीधा मापा जा सकता है का मतलब है, जैसे कि हमारा जो एमीटर वोल्ट मीटर है, इसमें जो वैल्यू होती है 10 एम्पियर हो गई, है ना, इनको हम क्या करते हैं, सीधा नाप सकते हैं, सीधा नाप सकते हैं, ठीक है ना। इनमें हम किसी भी, मतलब जैसे गैलोमीटर होता है, उसमें नहीं है जो विक्षेपण होता है, ठीक है ना, आगे पीछे, तो उसमें थोड़ा मापने में हमें दिमाग लगाना पड़ता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में, है ना, पर उसमें कैलिब्रेशन नहीं होता है, इसमें कैलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। इसमें हम सीधे तौर पे नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा कह रहे हैं कि वे उपयंत्र जिनके द्वारा मापी जाने वाली राशि के परिणाम या मैग्नीट्यूड को विक्षेप द्वारा सीधा मापा जाता है, तो उपयंत्र को प्रयोग करने से पहले इनका किसी भी निरपेक्ष उपयंत्र के द्वारा कैलिब्रेशन किया जाता है। ये 3 प्रकार के हमारे होते हैं। हमारा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे कि आपका हो गया एमीटर, वोल्टमीटर, और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपका हो गया जो, मतलब एक तरह से आपके रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपका वाट मीटर हो गया, है ना, एनर्जी मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एक तरह से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आ गए। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इंटीग्रेट करते हैं, एक तरह से जोड़ते हैं, या एक तरह से इनमें हमारे एनर्जी मीटर भी आ जाते हैं, जो हमारे जो घर के बाहर लगे रहते हैं, जो इंटीग्रेट करते रहते हैं, मतलब उसी यूनिट में रीडिंग जोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी की ये है कि 2 या 1-2 नीचे के टॉपिक थे, जिनको मैंने इतना डिटेल में आपको नहीं समझाया, क्योंकि आगे आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इनके बारे में समझोगे, ठीक है ना। जो ऊपर के जो मेन टॉपिक थे, जिनको आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत थी, वो मैंने पढ़ा दी आपको डिटेल में, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहिए, और किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, सबको एडमिशन मिलेगा, सब आगे चल के खूब तरक्की करोगे, ठीक है ना, खूब अपना बढ़िया जाओगे आप, बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, ठीक है ना। बाकी के मैं आपके साथ हूँ, किसी बात की कोई परेशानी समस्या हो, कमेंट आपके लिए हाज़िर है, ठीक है ना। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।